नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में जो आपके पोमोलॉजी चल रही है उस कंसेप्ट की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बनाना को कवर किया था। ठीक है, जो केला है उसकी हमने बात की थी। अब हम क्या करने वाले हैं, तो सिट्रस है, यानी कि जो सिट्रस वाले प्लांट है, जिनसे देखो सिट्रस एक ग्रुप है पूरा। ठीक है, नींबू हम एक ही पौधा पढ़ते हैं उसमें, लेकिन एक पूरा ग्रुप होता है। संतरा भी उसी में आता है, नींबू भी उसी में आता है, जो किन्नो है वो भी उसी में आता है। इसके अलावा और छोटे मोटे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो सारे आपके क्या होते हैं, इसी में आते हैं, जिसको हम मौसमी भी बोल देते हैं, संतरा भी बोलते हैं, किन्नो भी बोलते हैं। ठीक है, नींबू नॉर्मली हम कह रहे हैं, इसके अलावा भी और छोटे मोटे होते हैं, ये सारे इसी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। इनमें कौन कौन से ग्रुप है, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, और साथ में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ऑरेंज की बात करेंगे और एक जो आपका लाइम है जिसको हम लेमन बोल देते हैं। ठीक है, वो उसकी हम बात मुख्य रूप से ब्रॉडली हम करेंगे। बाकी सारी चीजों को एक या ऐसे बोल सकते हैं कि भौतिक रूप से या जल्दी जल्दी हम इनका जो है रिवीजन के तौर पे बातें करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि जो साइट्रस है या जिसको हम सिट्रस कहते हैं, तो यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं सिट्रस स्पीसीज, क्योंकि ये सिर्फ एक नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, नींबू वर्गीय फल है ये, तो नींबू वर्ग में बहुत ज्यादा फल आते हैं, एक ही फल की बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, इनकी फैमिली सबकी एक ही होती है, रूटेसी। ठीक है, फैमिली क्या होती है, एक ही होती है, और वो क्या है, रूटेसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा खट्टे होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा खट्टे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब हम तो एक ही नींबू जानते हैं भाई, नींबू सिंपल नींबू है, लेकिन इसमें जब हम अम्लीय ग्रुपों की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के नींबू, क्योंकि हम तो एक ही नींबू जानते हैं कि हाँ सिंपल भाषा में एक नींबू है, लेकिन नींबू में भी जो ज्यादा खट्टे हैं वो एक अलग प्रकार के नींबू है, हल्के खट्टे वाले अलग प्रकार के नींबू है। इसमें फिर मीठापन आ जाता है, जिसको हम संतरा के तौर पे जानते हैं। एक संतरा और जो आपका ये नींबू होता है उसके बीच का सा स्वाद देने वाला किन्नो होता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग ग्रुप है, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अम्लीय समूह में कौन कौन से आते हैं, देखो एक तो आपका अम्लीय नींबू है जिसको हम एसिड लाइम बोलते हैं, और सिट्रस ओरेंटिफोलिया इसका क्या हो गया, साइंटिफिक नेम हो गया, पहली बात। दूसरा क्या है, तो ये ताहिती लाइम है। ठीक है, ये क्या है, एक और नींबू का प्रकार है। एक हम जो नॉर्मल नींबू जानते हैं ना, जिसको सिर्फ हम नींबू बोलते हैं, ठीक है, वो आपका नींबू सिट्रस लेमन, जिसको हम कह रहे हैं सामान्य भाषा में हम लेमन, क्योंकि हम जब इंग्लिश देखते हैं, ठीक है, तो हम नींबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमन बोलते हैं। ठीक है, तो वो ही लेमन आपका जो हम जनरल भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है एक रफ नींबू होता है। ठीक है, ये आपका रफ लेमन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा आ जाता है संतरा समूह है, जिसको हम ऑरेंज ग्रुप के रूप में जानते हैं। ये क्या है, ये थोड़े से हमें मीठे लगते हैं। ठीक है, जहां पर हम नींबू की बात कर रहे हैं वो खट्टे लग रहे थे, उनमें एसिड ज्यादा था, यहाँ पर मिठास बढ़ गया है। यानी कि आपके जो संतरा ग्रुप के जितने भी फल हैं वो सारे कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक तो मीठा संतरा जिसको हम सिट्रस साइनेंसिस के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसको हम स्वीट ऑरेंज के रूप में यानी कि मीठी संतरा के रूप में जानते हैं। दूसरा है खट्टा संतरा। एक आपने देखा होगा बाजार में दो प्रकार के संतरे, एक ग्रीन कलर का सा होता है और एक पूरा येलो कलर का होता है। ठीक है, तो येलो कलर वाला पूरा पका हुआ होता है, या उसको हम ये कहते हैं कि वो क्या है, वो एक तरह से हम ये कहते हैं कि मीठा है, पूरी तरह से मीठा है। दूसरा एक मीडियम क्लास का सा हमें जो है हरा सा संतरा दिखाई देता है, वो आपके खट्टा संतरा होता है। ठीक है, हालांकि हम नॉर्मल भाषा में संतरा और मौसमी ये अलग अलग नाम निकाल देते हैं, लेकिन इनका आपको ध्यान रखना है। जो है सिट्रस, ये आपका ओरेंटियम, ये क्या हो गया, इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, खट्टा संतरा के रूप में जानते हैं, शोर ऑरेंज। ठीक है, जापानी समर ग्रेप फ्रूट, इसको आप जो है अवॉइड भी कर सकते हो, या इसको एक बार देख लेना। एक ये जापानी समर ग्रेप फ्रूट भी होता है, ठीक, ये भी इसी क्लास में आता है, ऑरेंज में। लेकिन इसमें इन दोनों का जरूर ध्यान रखना, मीठी संतरा। और जब हम आगे जाकर विशेष रूप से पढ़ेंगे ना, तो दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो नींबू के बारे में और दूसरा संतरा के बारे में। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की ही हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है मैंड्रीन ग्रुप। ठीक है, इसमें नागपुर संतरा और किन्नो, अभी मैं कह रहा था ना, किन्नो भी एक क्या होती है, एक तरह का आपका नींबू वर्गीय फल ही होता है। ठीक है,
तो किन्नों की हम बात किस में करेंगे, मैंड्रिन ग्रुप में। नागपुर जो संतरा है जिसको हम कुर्ग संतरा के रूप में भी जानते हैं, वो आपके क्या हो गई, वो आपके मैंड्रिन ग्रुप में आती है, ठीक है। इसके अलावा जो टेंजरीन संतरा है ये भी इसी ग्रुप में आती है। नॉर्मली इन तीनों का ध्यान रखना, ये मैंड्रिन ग्रुप की है। इसके बाद में एक और ग्रुप होता है पुमेलो, ठीक है। हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पुमेलो जो ग्रेप फ्रूट है, कुमकर्ता है, इन सबको देख लेना एक बार। एक होता है संकर, संकर का मतलब होता है इनके हाइब्रिडाइजेशन से बना हुआ। देखो इसमें दो दो चीजें हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। जो संकर ग्रुप है इसका मतलब ये है कि दो दो वृक्ष है जो आपके नींबू, क्योंकि इनकी रूटेसी एक ही फैमिली है। स्टार्टिंग में मैंने कहा आपको क्या है, रूटेसी इनकी फैमिली है, तो एक ही फैमिली के होने के कारण हम इनमें क्या करवा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के कारण इनमें अलग अलग फ्रूट जो है बने हैं, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ग्रुप, ठीक है। एक साइट्रेज है और एक टेंजेलो है, ये दोनों आपके क्या हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनका भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम इनके क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन पूरी तरह से समझ में आ गया। इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है, ठीक है। एक तो नींबू वर्गीय का ध्यान नींबू वर्गीय में तो सभी आते हैं, इसमें एक तो जो आपका संतरा वाला ग्रुप है उसका ध्यान रखना है, और एक नींबू वाला जिसको हम अम्लीय लाइम बोल रहे हैं, ठीक है। अम्लीय जो लेमन है उस ग्रुप में रख रहे हैं, नींबू वाले ग्रुप में रख रहे हैं, उनका ध्यान रख लेना है, ठीक है। फिर एक ग्रुप आता है किन्नो वाला, और एक ग्रुप रहता है आपके हाइब्रिड वाला। इस प्रकार से आप इनका क्लासिफिकेशन कर लेना। अब चलते हैं हम और सबसे पहले बात करते हैं एसिड लाइम की, अम्लीय नींबू की, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नींबू भी कहते हैं। जो साधारण नींबू दिखाई देता है बहुत ज्यादा खट्टा रहता है, उस नींबू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इसका नाम हो गया है, इसे खट्टा नींबू भी कहते हैं। इसके रस में साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड की वजह से ही और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से ही इनमें क्या होता है, खट्टापन होता है, ठीक है। क्या है, खट्टापन इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड लाइम कह रहे हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम मिट्टी की बात कर लेते हैं। देखो आज से पहले हमने जितने भी फ्रूट पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े, एक तो मैंगो की बात की थी, ठीक है, एक हमने बनाना की बात की है। दोनों ही हमारे राजस्थान के क्लाइमेट के अनुसार सूटेबल नहीं है, हालांकि हम इनको ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में भी बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वहां पर अच्छे से ग्रो होते हैं आपके ये आम होते हैं, लेकिन उतना प्रोडक्शन या उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं जितना कि ये आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होते हैं, ठीक है। जैसे हम दक्षिण की तरफ जाएंगे वहां पर आपको आम भी खूब देखने को मिलेगा, और वहां पर आपको जो है बनाना है वो भी खूब देखने को मिलेगा, लेकिन राजस्थान में इतनी प्रचुर मात्रा में ये होते नहीं है, ठीक है। हम उगा भी लेते हैं तो उत्पादन उतना नहीं मिलता है, लेकिन नींबू वर्गीय फल बने ही राजस्थान के लिए ही है, ठीक है। यानी कि नींबू वर्गीय फलों को हम इस रीजन में उगा सकते हैं, ठीक है। इनको ना तो ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही इनको जो है एक हम कहते हैं ट्रॉपिकल यानी कि ह्यूमिड रीजन की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, अब देखो जहां पर राजस्थान की बात कर रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर मिट्टी कैसी रिक्वायरमेंट होगी, तो उष्ण कटिबंधीय उपोष्णीय जलवायु की आवश्यकता होगी, पहली बात तो, ठीक है। तो हम कहां से आ गए, ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल। अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कौन आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में इनको हम जो है 1000 मीटर की ऊंचाई पर या समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है। गहरी अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक तो पानी ठहरना नहीं चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरी बात, जो मिट्टी है उसमें गहराई होनी चाहिए, और जितने भी आपके हॉर्टिकल्चर फ्रूट होते हैं या हॉर्टिकल्चर वाले जो प्लांट होते हैं उनको मिट्टी ऐसी ही चाहिए होती है जिसमें गहराई हो, ठीक है। क्योंकि ये पहाड़ों पर यहाँ ऐसे इलाकों में नहीं उगते हैं जहां पर मिट्टी ज्यादा गहरी ना हो, क्योंकि इनको जड़ें जो है काफी गहराई तक जानी होती है, पूरा वृक्ष से डेवलप होता है, पूरा पौधा पेड़ बनता है, तो उसके लिए मिट्टी में ज्यादा गहराई तक जड़ें जाना जरूरी होता है। तो पहली शर्त तो यही है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो दोनों ही चीजें राजस्थान के अनुसार फुलफिल बैठती है, ठीक है। हमारी मिट्टी जो है उसमें पानी भी ज्यादा नहीं ठहरता, दूसरी बात हमारी मिट्टी अच्छी गहराई वाली भी है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। फिर हमारी क्लाइमेट भी इसके अनुसार है। आगे बात करते हैं, पाले के प्रति संवेदनशील है। हाँ, जब सर्दियों के टाइम पे अधिक टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसकी वजह से पाला गिरेगा और पाले की वजह से इसमें नुकसान होता है, ठीक है। आदर्श तापमान की बात करें तो 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, और पीएच की बात करें तो 6.5 से लेकर 7 के बीच में आपका क्या हो गया, पीएच हो गया, जो कि
औसतन पीएच है सभी फसलों के लिए या आपके सभी फ्रूट्स के लिए। कोई अपवाद आएगा तो उसको अलग से बता दिया जाएगा। अभी तक तो हम जितना भी पीएच पढ़ रहे हैं वो लगभग सबके यही है, चाहे आम की बात कर लो, चाहे आपके जो बनाना है, बनाना में हालांकि हमने ये कहा था कि थोड़ा सा जो एसिडिक होता है उसमें भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो स्लाइटली एसिडिक के लिए ही है, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में हम सीजन की बात कर लेते हैं। सीजन में हम ये कह रहे हैं दिसंबर से फरवरी या जून से लेकर सितंबर तक हम इनको क्या करवा सकते हैं, अच्छे से। देखो एक बार लगा दिया तो प्लांट तो आपका रहेगा ही, हमेशा ही रहेगा, लेकिन ऋतु के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। इनमें क्या होते हैं, जिस टाइम पे फ्रूटिंग की हम बात करते हैं, फ्रूट कब आएंगे, ठीक है, तो वो आपके जो है दिसंबर से फरवरी के बीच में और जून से सितंबर के बीच में होते हैं। नॉर्मली आपने नींबू के प्लांट में देखा भी होगा 2 बार जो है फ्लावरिंग होती है, ठीक है, और कुछ वेराइटीज तो ऐसी होती है जिनमें 3 बार फ्लावरिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो है कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम रोपण की बात कर लेते हैं। अब देखो नींबू वर्गीय जो फसलें होती हैं उनमें मुख्य रूप से हम जब रोपण की या प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो सीड द्वारा आसानी से इनमें प्रोपोगेशन करवाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, सीड के द्वारा। हालांकि अदर भी मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर सीड आसानी से अवेलेबल हो वहां पर अलग मेथड इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सीड द्वारा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। स्वस्थ पौधों को जून से लेकर दिसंबर के बीच में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 5 से 6 मीटर की दूरी पर रोपित किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट ज्यादा फैलने वाला नहीं होता है। जैसे हम मैंगो की बात करते हैं तो 10 इंटू 10 मीटर की बात करते हैं कि 10 मीटर तक दूसरा पौधा नहीं लगाएंगे, ठीक है, 10 मीटर की दूरी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी दूरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता है जो पौधा होता है आपका नींबू का वो, तो हम 5 से लेकर 6 मीटर तक की दूरी रख सकते हैं, ठीक है। जो गड्ढा होता है, जो पिट की साइज होती है, उसमें हम वो ही रखते हैं जिसकी बात हमने किसमें की थी, बनाना में की थी, ठीक है। याद करो बनाना में हमने क्या कहा था कि 75 सेंटीमीटर का जो गड्ढा है वो बनाया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। वही गड्ढा हम यहाँ पर भी तैयार करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। गड्ढे की यदि हम आम में बात करें तो वहां पर थोड़ा सा हम बड़ा गड्ढा रखते हैं, 100 सेंटीमीटर के हिसाब से हम तैयार करते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंचाई की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सिंचाई की। रोपण के तुरंत बाद अच्छी तरह से सिंचाई करना स्वाभाविक है, ठीक है। ये बेसिक बात है कि जैसे ही हम रोपण करेंगे, ठीक है, बीज लगाएंगे या कहीं से हम पौधा, क्योंकि पहली नर्सरी में तैयार किए जाते हैं ये पौधे, ठीक है, उसको फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद में तुरंत हमें पानी देना होता है। दूसरी बात, प्रत्येक 7 से लेकर 10 दिन के अंतराल पर हमें पानी पिलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ की जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे बात करें तो और भी ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो 7 से लेकर 10 दिन के बीच में हमें एक बार जो है सिंचाई करनी पड़ती है। इसके बाद में जल भराव से बचना चाहिए, जल भराव नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें भी कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। यदि ज्यादा पानी भर देंगे तो उसकी वजह से रोगों से आपका ये प्लांट जो है खराब हो जाएगा और सही तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो पानी नहीं भरना है, भरा हुआ नहीं रखना है, सिंचाई करनी है और वो भी 7 से लेकर 10 दिन के अंतराल पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उर्वरकों की। देखो उर्वरक में हम ये कहते हैं तीनों चीजें ही देना जरूरी है। कौन कौन सी, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटास भी। इसके साथ में FYM की भी हम बात करते हैं कि खाद भी हमें क्या करना है, डालना है। और ये सब कब डालते हैं, जब हम पिट खोद लेते हैं, जो आपका गड्ढा होता है वो खोदते हैं, उसी के साथ में हम इनका इस्तेमाल N, P और K तीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके साथ में ही हम ये कहते हैं कि कुछ आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी आवश्यकता होती है, किसमें, ये जो आपका नींबू वर्गीय फल है इनमें, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात हमने जो है केला में भी की थी, वहां पर हमने क्या कहा था कि कॉपर की भी रिक्वायरमेंट होती है, आपके आयरन की भी रिक्वायरमेंट होती है, बोरोन की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अधिकतर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 0.5% का, जिसको हम कह सकते हैं कि 500 ग्राम 100 लीटर पानी में घोलकर एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे और उसका क्या कर लेंगे, स्प्रे कर लेंगे। और ये किसके लिए करेंगे, जिंक के लिए, ठीक है। तो जिंक के लिए तैयार कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट का क्या करते हैं, घोल तैयार करते हैं। आई बात समझ में, जिंक सल्फेट का। अब यहां से जो है जिंक मिल जाएगा, और जिंक आपका क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, तो वो आसानी से पौधे को अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता हो तो भारत की जो मिट्टियां होती है उनमें यदि किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा कमी है तो वो कौन सा है,
जिंक ही है। ठीक है, वैसे तो हम ये कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक की कमी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मार्च जुलाई अक्टूबर में नई पत्तियों के निकलने के बाद छिड़काव करते हैं। ठीक है, मार्च की बात करें, जुलाई की बात करें, अक्टूबर की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपके नई पत्तियां निकलने के बाद में हम क्या करते हैं, जो है नई पत्तियों के निकलने के बाद में छिड़काव करते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन क्या कर सकते हैं, तो मुख्य तने की शाखाओं को 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हटा देना चाहिए, क्योंकि जब एक तरह की प्रूनिंग है ये। ठीक है, जब हमने कल्टीवेशन कर दिया तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, तने की शाखाओं को हटाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, 30 किलोग्राम हरी पत्तियों का प्रयोग 3 महीने के बाद में एक बार करेंगे। ये तो हम ग्रीन लीव्स के रूप में कर रहे हैं, ताकि जो है ग्रीन खाद के रूप में हम उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानना है आपको। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम कह रहे हैं कि मुख्य रूप से होता क्या है, देखो इसकी हम बात कर रहे थे, तने की शाखाओं को क्यों हटाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, ज्यादा शाखाएं आएगी, और जितनी ज्यादा शाखाएं होती है उतनी ही ज्यादा नींबू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हम ये कहते हैं दलहनी फसलें और सब्जियां हम बीच में लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 मीटर तक जो है आपके पौधे को बढ़ने में, अभी पौधे को बढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, मान लो इतना पौधा बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो बीच वाला एरिया है, इस बीच वाले एरिया में आप क्या कर सकते हो, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो, दलहन फसलें सब्जियां उगा सकते हो। नींबू की कुछ किस्में हैं, जिनमें एक तो कागजी नींबू, प्रामेलिनी, विक्रम, चक्रधर, PKM 1, ठीक है, साई सरबती, अभयपुर लाइम और करीमंज लाइम, ये सारे क्या है, ये आपके नींबू की वेराइटीज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना सबका। कागजी नींबू, प्रमालिनी, विक्रम, चक्रधर, PKM फर्स्ट, साई सरबती, अभयपुरी लाइम और करीमंज लाइम, ये सारी क्या है, ये सारी आपके नींबू के वेराइटीज है। ठीक है, किसकी वेराइटीज है दोस्तों, नींबू की वेराइटीज है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं, मैंड्रीन ऑरेंज की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में संतरा बोलते हैं, और संतरा भी दूसरी इंपॉर्टेंट, अभी वाले सीजन में जाके देखो आप, संतरा काफी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो इस सीजन की बात करें या हम इस इंपॉर्टेंट फल की बात करें, तो ये आपका क्या है, मैंड्रीन है, और सिट्रस रेटिकुलेटा इसका नाम है। इसको हम कमला ऑरेंज भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, कमला ऑरेंज। महाराष्ट्र का नागपुर संतरा, कर्नाटका का कुर्ग ऑरेंज, तमिलनाडु का कोडाई ऑरेंज इस समूह के प्रमुख प्रकार होते हैं। ठीक है भाई, ऑरेंज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और उनमें ये आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, नागपुर संतरा, कर्नाटक का कुर्ग ऑरेंज और तमिलनाडु का कोडाई ऑरेंज, ये सारे क्या होते हैं, इसी के दूसरे नाम है या अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। इस समूह की मुख्य विशेषता इसकी ढीले छिलके वाली त्वचा होती है। ठीक है, जब हम संतरा की बात करते हैं तो संतरा में और आपके जितने भी और नींबू वर्गीय फल है, उनमें यह अंतर है कि संतरा में क्या होता है, ऊपर वाला जो छिलका होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इसको आसानी से हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उसको खा सकते हैं, लेकिन नींबू के छिलके को नहीं हटा सकते। नींबू का छिलका काफी ज्यादा चिपका रहता है। ठीक है, नींबू को हम काटते हैं, संतरा को हम डायरेक्टली भी हटाकर खा सकते हैं। ठीक है, और फिर संतरा का जो छिलका होता है उसको आंखों में डाल डाल के परेशान भी तो करते हैं ना लोगों को। ठीक है, लड़ते भी तो है ना, बचपन में लड़े होंगे इधर उधर। ठीक है, दोस्तों के जो है आंखों में उसके छिलके के रस को लगाकर बग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के काम भी तो करने होते हैं, वो आसानी से हो जाते हैं। मिट्टी और जलवायु की बात हम कर लेते हैं, सोइल और क्लाइमेट किस प्रकार की रिक्वायरमेंट, जैसी सोइल आपके नींबू वर्गीय फसलों की रिक्वायरमेंट थी, नींबू की रिक्वायरमेंट थी, वही रिक्वायरमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए ठीक है, समुद्र तल से 500 से लेकर 1500 फीट तक उगा सकते हैं। 150 से लेकर 250 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये वार्षिक वर्षा है, यानी कि ज्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। ठीक है, हालांकि ये ज्यादा ही है, ये हो गया लगभग, हम ये कह रहे हैं कि 1500 से लेकर 2500 mm हो गया। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, इसलिए आराम से हो जाता है। सर्दी हल्की होनी चाहिए, गर्मियों में तेज गर्म हवाएं नहीं होनी चाहिए। मध्यम व हल्की दोमट मिट्टी जिसका pH 5.5 से लेकर 6 के बीच में होता है, सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, तो pH थोड़ा सा क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रख लेना कि संतरा में हम जो pH वाली सोइल काम में लेते हैं वो 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में भी काम में ले सकते हैं। एसिडिक सोइल यहाँ पर शूट करती है। ठीक है,
इसके बाद में ऋतु की बात करते हैं, नवंबर दिसंबर वही ऋतु जो नींबू में काम में ले रहे थे। रोपण की बात कर लेते हैं, बीज से उगाए गए पौधे कलम पौधे लगाए जाते हैं। अधिकतर जो पौधे होते हैं वो बीज से, चाहे आपके नींबू वर्गीय फसलों की बात कर ले चाहे संतरा की बात कर ले, दोनों में अधिकतर जो फसलें हम काम में लेते हैं वो नींबू से लेते हैं और कलमी पौधे लगाए जाते हैं। कौन से पौधे? कलमी पौधे लगाए जाते हैं। 6 इंटू 6 मीटर की दूरी रखी जाती है, 75-75 सेंटीमीटर का गड्ढा भरा जाता है, गड्ढा रखा जाता है। ठीक है, वही बातें जो कि नींबू वर्गीय फसलों में नींबू में हमने पढ़ा था। सिंचाई की हम बात कर लेते हैं, वर्षा आधारित होती है लेकिन मानसून की विफलता व गर्मियों में पौधों को सिंचित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, वही 7 से 10 दिन के अंतराल पर हम पानी दे सकते हैं। ठीक है, बारिश हो गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बारिश नहीं हो रही है तो फिर पानी देना जरूरी है। ठीक है, फर्टिलाइजर की हम बात करें तो खाद उर्वरकों का प्रयोग वर्ष में 2 बार जून और अक्टूबर में हम कर सकते हैं। पलानी पहाड़ियों के लिए गोबर खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। सेवारायन पहाड़ियों में 6 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों के लिए 700, 375 और 600 ग्राम एनपीके प्रति पौधे के हिसाब से डाला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें ये अलग अलग जगह के हिसाब से है लेकिन आपको कॉमनली ध्यान रखना है सबके लिए। वेस्कुलर और वोस्कुलर माइकोराजा जिसको हम वाम कहते हैं, 1 किलोग्राम पर पेड़ के हिसाब से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। ये क्या करता है? तो ये आपके जो जड़ होती है उसके एरिया को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जड़ों के साथ जुड़ जाता है और जड़ों के एरिया को क्या करता है? बढ़ा देता है, जिससे कि फास्फोरस की, पोटास की इनकी उपलब्धता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जनवरी फरवरी में 4 किलोग्राम जो है चूना, लाइम व डोलोमाइट का प्रयोग 2 से 3 वर्षों में किया जाता है। ठीक है, देखो ये जो लाइम होता है ना, इसमें होता है कैल्शियम। ठीक है, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक तो इसमें बात कर लो, या आपका जो नींबू है उसमें एक रोग होता है डायबेक, वो किसकी कमी से हो रहा है? कैल्शियम की कमी से। तो कैल्शियम देना यहाँ पर क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? कैल्शियम भी दे रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जिंक देना है, मैग्नीज दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, आयरन सल्फेट, ये सारे ही क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इनका हम क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। ठीक है, इनका क्या करेंगे? स्प्रे हम कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है जो आफ्टर कल्टीवेशन है वो किस प्रकार से देखभाल करेंगे। हमने लगा दिया, हमने आपके जो है एक बार पौधे भी जो है फ्रूट भी प्राप्त कर लिए, लेकिन अब क्या करना है? तो जल शाखाओं को, जो वाटर शूट है उनको हटाना है, मूल वृंत से उत्पन्न शाखाओं को हटाना है, जो रूट स्टॉक होता है उससे, मृत रोगग्रस्त टहनियों को हटा देना है, मुख्य तने की शाखाओं को जमीन से 45 सेंटीमीटर ऊंचाई तक काटना है। ठीक है, प्रत्येक पेड़ के चारों ओर समुचित जल निकासी के लिए ढलान वाली नालियां बनानी है। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पानी क्या करता है? इकट्ठा होकर फसलों को खराब करता है, तो यहाँ पर भी नुकसान करेगा, इसलिए उसको क्या करना है? रिमूव करना है। यदि हम ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो जो 2,4-D है उसका 20 ppm और NAA का 30 ppm का छिड़काव करते हैं जल धारण क्षमता के लिए फूल आने के समय। ठीक है, फल धारण के लिए। ठीक है, जल धारण पढ़ लिया मैंने, इसको फल धारण यानी कि एक तो फल ज्यादा आए, फूल आने के समय इनका हम स्प्रे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम ये कहते हैं कि फलों की कटाई के समय क्या करना है? तो फल जो कलमी पौधे होते हैं उनमें 3 से 5 वर्ष तक फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो पौधे आपके हम लगाते हैं वो 3 से लेकर कलम के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, कलमी पौधों का मतलब हो गया जिनको हम किसके द्वारा लगा रहे हैं? कलम के द्वारा। ठीक है, जिनकी हम कटिंग काम में ले रहे हैं उनमें 3 से लेकर 5 वर्ष में क्या हो जाता है? फल देना शुरू हो जाता है। बीज से उगाए गए पौधे 5 से लेकर 60 वर्षों में फल देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बीज से उगाए गए पौधों की ये बात है। 15 से लेकर 20 टन पर हेक्टेयर पर वर्ष के हिसाब से ये क्या होते हैं? हम लगा सकते हैं 15 से लेकर 20। ठीक है, कितना है? 15 से लेकर 20 टन पर हेक्टेयर। 4 वर्ष की आयु में हल्की फसल मिलती है, जबकि 7वें वर्ष के उत्पादन अधिक हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमें क्या होगा? क्योंकि पौधे का विकास हो रहा होगा, तो स्टार्टिंग में जो आपकी फसल होती है वो हमें उत्पादन कम देती है, लेकिन जैसे जैसे पौधा पूरी तरह से डेवलप होगा, पेड़ तो पूरी तरह से डेवलप होगा, 7वें वर्ष से अच्छा उत्पादन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फूल आने से परिपक्वता तक 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, फूल से लेकर जब हम पूरी तरह से जो आपकी मौसमी तैयार होती है उसमें 9 महीने लग जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है।
हाँ, इसके अलावा प्रोटेक्शन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। देखो, जो ये सिट्रस के रोग है ना, इसमें मैं कॉमनली बात कर रहा हूँ, यानी कि ये रोग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इसमें मेंड्रिस में भी, यानी कि जो संतरा है उसमें भी देखने को मिलेंगे, नींबू में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनकी हम बात कर रहे हैं। जो लीफ माइनर है, ठीक है, लीफ माइनर है, उसकी बात करें तो उस ये क्या करता है, पत्ती के अंदर घुस जाएगा और पत्ती के अंदर ही अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट को या आपका जो क्लोरोफिल है उसको खाने का काम करता है। ठीक है, तो 2 ml डाइमिथोएट प्लस नीम का ऑयल 3% हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं इसका। लीफ कैटरपिलर के लिए एंडोसल्फान 2 ml व्हेन द इन्फेस्टेशन इज मॉडरेट टू सेवरल। यदि हमें क्या करना है, जो है इन्फेक्शन मॉडरेट से लेकर काफी ज्यादा हो चुका है, तो उस टाइम पे एंडोसल्फान का 2 ml का क्या करना है, स्प्रे करना है। सकिंग पेस्ट जो फ्लाई है आपका, जैसे व्हाइट फ्लाई हो गया, इसके लिए क्यूनाल्फोस 2 ml पर लीटर के हिसाब से। नेमेटोड के लिए कार्बोफ्यूरान 75 ग्राम पर टीरी के हिसाब से हमें क्या डालना है, जड़ों में डालना है, क्योंकि नेमेटोड कहाँ लगेगा, जड़ों में ही तो लगेगा। तो ऊपर स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है, उसको कहाँ डालना है, नीचे आपके मिट्टी में उपयोग किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डिजीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक तो डिजीज आपने सुना होगा सिट्रस कैंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है और आपके नींबू वर्गीय फलों में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नींबुओं में आपने देखा होगा, बाजार में भी नींबू आते हैं, उन नींबू के ऊपर कभी कभी जो है ऊपर जो है छिलका होता है, उसके ऊपर खुरदरा सा एक जो है उठा हुआ भाग सा दिखाई देता है, अलग अलग जो है खुरदरे खुरदरे धब्बे से बन जाते हैं। वो जो धब्बे हैं वो आपके सिट्रस कैंकर के ही है। ये पत्तियों पे भी दिखाई देते हैं। ठीक है, पौधे की पत्तियों पे भी दिखाई देंगे और फलों पे भी दिखाई देने वाले हैं। कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, ये इसका क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। पत्तियां, तनों, फलों पर उभरे हुए पानी जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, पानी भरे हुए भूरे धब्बे और पीला घेरा, जिससे पत्तियां और फल झड़ जाते हैं, फल भी गिरते हैं और पत्तियां भी गिरने लग जाती हैं। ठीक है, क्वालिटी खराब हो जाती है। प्रबंधन के लिए क्या करेंगे, रोग मुक्त सामग्री का उपयोग करेंगे। बोर्डेक्स मिश्रण 1% और स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 ppm के हिसाब से क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे। फंजीसाइड के रूप में, कॉपर फंजीसाइड के रूप में हमें जो है बोर्डो मिश्रण काम में लेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके रूप में काम में लेंगे, एक बैक्टीरियोसाइड के रूप में काम में लेंगे। ये क्या है, एक बैक्टीरियोसाइड है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में लिया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए इसको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। दूसरा हो गया सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ये क्या है, एक वायरस से होने वाला रोग है। ये पत्तियों की सिराओं का साफ होना और पीलापन आना, ये इसके मुख्य लक्षण हो गए। तने में गड्ढे, छाल का उतरना और खराब गुणवत्ता वाला फल कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो मैनेजमेंट है वो हम पहली बात तो ये करेंगे कि वायरस से मुक्त जो आपके पौधे हैं वो इस्तेमाल करने हैं। दूसरी बात, यदि कीट इसको, क्योंकि एफिड फैलाता है इसको, मुख्य रूप से क्या फैला रहा है, एफिड फैला रहा है। अब एफिड को नियंत्रित करेंगे तो वायरस नियंत्रित हो जाएगा, इसलिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो आपका इमिडाक्लोरोपिड, डाइमिथोएट, इसके अलावा क्यूनाल्फोस, ये सारे सिस्टेमिक ही होते हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। पाउडरी मिल्ड्यू की हम बात कर लेते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू में हम ये कहते हैं एक्रोस्पोरियम टिंगिटोनियम। ठीक है, टिंजिटोनियम, ये आप पढ़ लेना भाई, ये क्या है, एक तरह की फंगस होती है। ठीक है, क्या होती है, फंगस होती है। सिम्टम की हम बात कर लेते हैं। पत्तियां, फलों पर सफेद चूरन जैसे फफूंद बन जाता है, फल गिरना, गुणवत्ता में गिरावट आती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि किससे हो रहा है, फंगस से हो रहा है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जो सल्फर डस्ट होती है उसका या वेटेबल जो सल्फर होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आसानी से ये नियंत्रित हो जाता है। जो सल्फर वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, फंजीसाइड होते हैं, वो आसानी से सल्फर वाले रोगों का नियंत्रित, जो फंगस वाले रोग हैं उनको नियंत्रित कर देते हैं। गमोसिस, ये जड़ से संबंधित रोग है। ठीक है, फफूंद से ही होता है। फाइटोपथेरा, आपने को पता हो तो फाइटोपथेरा अधिकतर मिट्टी में पाया जाने वाला एक क्या है, फंगस है, और ये जड़ों से संबंधित रोग ही करता है। ठीक है, तो फाइटोपथेरा का जो लक्षण है वो है डार्क स्प्लिट एंड ओजिंग ऑफ गम एट ट्रंक बेस, यानी कि जो आपका तने की छाल फटना और गोंद का स्राव होना, कहां पर, आपके जो ये होता है ना, जहां से तना निकल रहा है उस एरिया में,
ठीक है। इसके अलावा पत्तियों का पीला पड़ना, मुरझाना और झड़ जाना, ये लक्षण होते हैं। जल भराव से बचना है, जल निकासी में सुधार करना है, ठीक है। तने के आधार पर बोर्डो पेस्ट लगाना है। तने का जो आधार है, जहां पर मिट्टी का कॉन्टेक्ट हो रहा है, उस जगह पर बोर्डो मिश्रण हम लगा सकते हैं, पेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। एंथ्रेक्नोज एक और रोग है। कोलेटोट्रिकम जो ग्लोस्पोरिडियो से है, वो एक तरह की फंगस है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। पत्तियां और फलों पर गहरे बुरे धब्बे होते हैं, फल सड़ना और टहनियों का सूख जाना। इसमें क्योंकि फंगस से होने वाला रोग है, तो हम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर रहे हैं 0.1%, मेनकोजेब का इस्तेमाल कर रहे हैं 0.2%। इन दोनों में से किसी भी एक का हम स्प्रे कर सकते हैं और एंथ्रेक्नोज को रोक सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में साइट्रस से स्केब आ गया, ये आपके मुख्य रूप से फंगस से होने वाला एक रोग है, ठीक है। दूसरी बात, फलों और पत्तियों पर खुरदरे और पपड़ीदार धब्बे दिखाई देते हैं, ठीक है। फल विकृत होना, बाजार मूल्य में गिरावट आना। मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हम ये कहते हैं बोर्डेक्स मिश्र और मेनकोजेब। देखो बोर्डेक्स का इस्तेमाल सबसे पहले स्टार्टिंग में किसके लिए हुआ था, जो आपके, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट होता है और कॉपर सल्फेट एक अच्छा फंजीसाइड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो आपका ये बोर्डेक्स मिश्रण होता है, इसको हम फंजीसाइड के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, लेकिन कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी होती है, इनके नियंत्रण के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बोर्डेक्स मिश्रण आ जाए तो फंजीसाइड के तौर पे काम करते हैं, और मेनकोजेब तो खुद एक फंजीसाइड ही होता है, ठीक है। तो उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपका ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो आपका सिट्रस है, उस वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सारी बातें हमने इसमें कवर कर ली है, ठीक है। इसके जो डिजीज है उनकी भी हमने बातें कर ली थी, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी। अब हम जो नेक्स्ट आपका फल है उसको लेकर लौटेंगे, नेक्स्ट पीरियड की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।